हाँ जी, लेक्चर नंबर 21 CMA। आज टॉपिक है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जी, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन। मैंने कहा रिजल्ट आ जाए फिर ही पैसे खर्च करिएगा। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अल्लाह आपको कामयाब करे। अगर आपका पेपर है तो, नहीं है तो यश ही करें, फिर ठीक है। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कॉपी निकालें। ये एक एग्जाम्पल है, सॉल्व करें ज़रा। कुछ नहीं, अभी नहीं, जानबूझ के रोका है, फॉर्मेट कंप्लीट नहीं हुआ अभी। हाँ जी, एग्जाम्पल लिखें, ये करें ज़रा प्लीज़। एक इदारा, डाटा चाहे ना भी लिखें या देख लें, डाटा लिखना बल्कि लिख लें बेहतर है। एक्स लिमिटेड एक इदारा है जिसका ओपनिंग स्टॉक है 5000 यूनिट्स और जो उसकी कॉस्ट है 50,000 रुपये। ठीक है, तो ड्यूरिंग द पीरियड $20,000 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड। इन्होंने 20,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं ड्यूरिंग द करंट पीरियड। बेटा खामोश हो जाओ प्लीज़। ड्यूरिंग द करंट पीरियड इन्होंने 20,000 यूनिट मैन्युफैक्चर्ड किए हैं, जिसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट लगी है 5 रुपये, लेबर कॉस्ट है 4 रुपये, वेरिएबल FOH कॉस्ट है 3 रुपये और फिक्स्ड FOH कॉस्ट 2 रुपये। अच्छा जी, सेल यूनिट्स हैं इनके। हाँ जी, या पूरा फिक्र बल्कि लिखा है कंपनी सोल्ड 16,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड at a sale price of ₹20। अच्छा जी, अब आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर 1, ये डाटा मैं इस तरह कर देता हूँ। रिक्वायरमेंट 1, उम्मीद है ये डाटा नज़र आ रहा होगा सबको जी। रिक्वायरमेंट क्या है 1, आपने प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। आपने प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है और दोनों मेथड से, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, असूल में बताया हुआ हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग से। मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट में आपने क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कुछ ना क्या फाइफो ही चल रहा होता है जी। क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वही एब्जॉर्प्शन से भी और मार्जिनल से भी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय यूजिंग बोथ मेथड्स।
उसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। हाँ, दोनों मेथड से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है बाय यूजिंग बोथ मेथड्स। ठीक है, क्या कहते हैं? बाय यूजिंग बोथ मेथड्स। चलो करो, खुद करें, शाबाश जी। ये एग्जाम्पल करने के लिए दी हुई थी स्टूडेंट्स को क्लास में, तो उन्होंने किया है। कईयों ने सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट मांगी गई है। प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, मैंने कहा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसमें फैक्ट्री की तमाम कॉस्ट लेते हैं, चाहे वेरिएबल है, फैक्ट्री की, सेलिंग एडमिन ना ले लेना, फैक्ट्री की तमाम कॉस्ट लेंगे। और मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसमें सिर्फ फैक्ट्री की वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, फिक्स छोड़ देंगे, फिक्स छोड़ देंगे। कहाँ जाएगी वो मैं बात है वो बताई थी, लेकिन फ़िलहाल प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं आएगी। तो रिक्वायरमेंट ए का जो आंसर है या रिक्वायरमेंट 1 का, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट का मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे, वेरिएबल होती है। कितनी दी हुई थी? 5 रुपीज़ पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹4 पर यूनिट। वेरिएबल FOH कॉस्ट कितनी थी? ये जमा कर लें तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से आ गई। वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, और ये मार्जिनल कॉस्टिंग का जवाब है। 5 और 9 3 12। इसके अंदर अगर मैं फिक्स्ड FOH कॉस्ट जमा कर लूँ, 2 सेपरेट टेबल बनाना बेवकूफ़ी है, बस टेबल बनाएं। फिक्स से पहले पहले ये है, बाकी 2 ऐड करें तो जो 14 आ जाता है। ये आपकी फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट है। ये एब्जॉर्प्शन के हिसाब से निकल आएगी, ₹14 पर यूनिट। ये जो ऊपर निकली है ये मार्जिनल, ये प्रेजेंटेशन है जो बार बार चलनी है। मुझसे जब भी मांगी जाएगी कि प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालो या ज़रूरत होगी, तो मैं इसी तरह एक ही टेबल में निकाल लूँगा। सारी वेरिएबल जमा, फैक्ट्री की तो मार्जिनल है, फैक्ट्री की फिक्स भी जमा कर दूँगा तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए आ जाएगी। तो ये आपके 2 आंसर थे, 1 और 2, मतलब A B जो भी थे उसमें मैंने इकट्ठे ही सॉल्व कर दिया है। रिक्वायरमेंट 1 हो गई है जी। कोई सवाल है बेटी आपका? फिर आप गुफ्तगू कर रही हैं, कोई सवाल पूछना ही, वो बेटी बैठी है जिसको पता है जैसे जो बोल रही थी। ठीक है, आराम से बैठो बेटी। हाँ, कुछ पूछ रहा है कोई तो उसे को मुझसे पूछें, अपनी 1.5 दी मसीत ना खोल लो। हाँ जी, रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या मांगा था? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मांगा था बाय यूजिंग एब्जॉर्प्शन, बाय यूजिंग मार्जिनल और FIFO मेथड ही चलना है। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने का ये फॉर्मूला बताया था मैंने। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का ये फॉर्मूला है। स्टॉक के यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स इनटू प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट या करंट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। तो ये कल मैंने बोला था जब मैंने करवाया था। तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स इनटू करंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कह दें, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है,
मैन्युफैक्चरिंग है और फाइफो से चल रहा है। किससे चल रहा है? फाइफो से चल रहा है। ठीक है, हाँ जी बताओ भाई, जो च्युइंगम खा रहे हैं, हाँ आपने क्या किया है? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने लिखे हैं? 9000। अच्छा, ये कैसे निकले 9000? जी, तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स निकालने के लिए ये वर्किंग इस्तेमाल होती है, और हमेशा ये याद रखना है, ये पूरी कॉस्ट में यूनिट्स मिसिंग होंगे तो ये वर्किंग चलेगी। ये वर्किंग क्या है? ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स मिसिंग हो जब भी पूरी कॉस्ट में ये इससे निकल आएंगे, प्लस परचेज यूनिट्स नहीं, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स या प्रोडक्शन यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स इज इक्वल टू सेल यूनिट्स। ये पूरी कॉस्ट में ये इक्वेशन है ना, अभी मैंने बताई हो तो आपको कॉमन सेंस से लगानी थी। चलो जिसको नहीं भी अब समझ आई थी वो आप ये याद कर ले, जब भी यूनिट्स मिसिंग होंगे पूरी कॉस्ट में, प्रोडक्ट के यूनिट जब भी मिसिंग होंगे, मैं इसमें से 3 रकमें हो तो चौथी निकाल लूंगा। 3 रकमें होना ज़रूरी हैं। ये साफ सी बात है, ये मेरे सब्जेक्ट ने नहीं सिखाया, ये इंट्रो में भी होगा कि ओपनिंग वहाँ, लेकिन लिखते हैं ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। यहाँ परचेज तो आना ही नहीं, यहाँ आना है ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। ये यूनिट्स लेने हैं, कॉस्ट ना ले लेना, ये यूनिट्स है, कॉस्ट ऑफ सेल का ही फॉर्मूला है लेकिन यूनिट्स की फॉर्म में। इसी चीज को मैं रुपयों में लिख दूं तो कॉस्ट ऑफ सेल है। क्या चीज? हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, इग्नोर होगी वो, कहीं और आनी है, इधर नहीं आनी, कहीं और आनी है। कहाँ आनी है वो बताएंगे बाद में, टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी, परचेज यूनिट्स दिए होंगे तो फिलहाल इग्नोर करें जी। क्या चीज़? मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट जब आएगी तब की, अभी तो यूनिट्स देख रहे हैं ना, अभी तो मैंने स्टेटमेंट कराई नहीं वो। हाँ जी, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब भी प्रोडक्ट के यूनिट्स मिसिंग हो। क्या मिसिंग हो? आपका इदारा जो प्रोडक्ट बना के बेचता है, उस प्रोडक्ट के यूनिट्स में ओपनिंग मिसिंग है, क्लोजिंग यूनिट्स मिसिंग है, सेल में कोई भी चीज़ मिसिंग यूनिट्स हैं, वो इससे निकल आएंगे। तो मेरे वाले सवाल में इन्होंने डायरेक्ट बता दिया था, ओपनिंग मेरा ख्याल है 5000 थे। ओपनिंग कितने यूनिट पड़े थे स्टोर में? 5000 यूनिट्स, रुपए नहीं, 5000 रुपयों में ले लिया तो ये कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। 5000 यूनिट प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स कितने थे? 20000 ड्यूरिंग द पीरियड मैन्युफैक्चर किए हैं, क्लोजिंग फाइंड करने हैं, और सेल कितनी थी? 16000। या फॉर्मूला रीअरेंज करके लिख लो तो एक्स निकाल लो, तो 9000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है। अब बच्चे कहते हैं कि क्या ये वर्किंग बार बार आएगी इस चैप्टर में? हाँ, ये आ सकती है बार बार, लेकिन ये इस चैप्टर के लिए नहीं है, पूरी कॉस्ट के लिए है। जैसे मैंने आपको बेसिक वाले चैप्टर में कुछ चीज़ें बताई थी, पूरी कॉस्ट के लिए है। क्या वो चीज़ें थी? जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टोटल निकालनी हो तो पर यूनिट को इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स करना है। पर यूनिट भी नहीं दी हुई, वो कैसे आएगी वो बताई थी आपको कि मटेरियल का रेट पर केजी दिया होगा इनटू केजी। अब वो पूरी कॉस्ट के लिए था। लेबर कॉस्ट कैसे आएगी टोटल, एफर्ट्स टोटल कैसे आएंगे। इसी तरह ये फार्मूला भी पूरी कॉस्ट के लिए है। हाई एंड लो पॉइंट मेथड कब लगेगा नहीं याद है, बेसिक्स पढ़ो जाके कल परसों जब भी, या रिजल्ट के बाद पढ़ लो, फिर तो पता लग ही जाएगा कि है कि नहीं है, है? अच्छा जी, वापस आ जाओ, ये ठीक है यहाँ तक? अब आपने क्या करना है, मैं कहा था दोनों मेथड से स्टॉक निकाले। किससे निकाले? तो मार्जिनल के लिए ये वाली कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट रेलेवेंट होती है। जब मैंने ये प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट का है तो मार्जिनल में 14 लेने ही नहीं कभी भी।
जिधर भी जाएगा मार्जिनल में 12 रुपए की कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन में इसका मतलब है पहला, मैं जो मर्जी पहले निकाल ले वो आपकी चॉइस है। मैं पहला क्लोजिंग स्टॉक निकालने लगा हूं, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू मार्जिनल। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या आएगा, हाँ, इंटू 12 रुपए पर यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है, तो 1,08,000 ये वेरिएबल कॉस्ट पे आएगा। एब्जॉर्प्शन के लिए या इसके साथ वेरिएबल का लफ्ज लिख दे पीछे, वेरिएबल कॉस्ट। क्या लिख दे पीछे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आगे चाहे ना भी लिखे। हाँ जी, उसके बाद जब मैं क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन में निकालना चाह रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किस मेथड से निकालना चाह रहा हूँ, तो 9,000 यूनिट्स वही आएंगे 14। तो फर्क किस चीज का है, उसमें फिक्स नहीं शामिल, इसमें 2 रुपए के फिक्स शामिल हैं, तो वो 2 रुपए की फिक्स कॉस्ट का ही फ़र्क है। कल को अगर आपसे कोई पूछ ले कि मार्जिनल के स्टॉक की कॉस्ट में और एब्जॉर्प्शन के स्टॉक की कॉस्ट में फ़र्क क्यों आता है, तो आपने कहना है एक में फिक्स्ड एफओएच इंक्लूडेड नहीं है और एक में फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट भी, तभी वो ये रकम भी ज़्यादा ही होगी, एब्जॉर्प्शन वाली रकम भी बड़ी होगी। मेरा ख्याल है इसको करोगे तो ये क्या आता है 120, तो ये फुल कॉस्ट आई हुई है, यानी इसके अंदर वेरिएबल भी आए हुए हैं और फिक्स भी आए हुए हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही? इस 1,26 को मैं ऐसे भी तो वेरीफाई कर सकता हूं, ऐसे ही तंग कर रहा हूं आपको। अगर मैं कहूं ये 1,26 ऐसे निकला हुआ है, ऊपर वाला 1,8 2 इंटू 9,000 यूनिट्स, ये बैक एंड पर ये भी कह सकते हुआ है, ये भी कह सकते हुआ है। क्यों, वेरिएबल पोर्शन तो पूरा ही आया हुआ है, फिक्स ऊपर टॉपअप हुआ है, टॉपअप जो ऐड हुआ है एब्जॉर्प्शन में, पता लग रहा है। लेकिन ये बात कई लोगों के हजम नहीं होगी कि ये क्या किया सर ने, मैंने को टॉपिक नहीं पढ़ाया, मैंने बैक एंड पर एक ऑल्टरनेटिव वे से प्रेजेंट कर दिया है। मुतबादिल तरीके से कोई बच्चा ये प्रेजेंट कर ले तो गलत नहीं तस्वुर होगा, इवन आई कैप कर दे तो आपके ये क्या किया सर उसने, पता नहीं मार्जिनल के अंदर क्या किया हुआ है। ओ यार कुछ भी नहीं है, मार्जिनल की कॉस्ट के ऊपर फिक्स्ड एफओएच की लोडिंग कर दो, टॉपअप कर दो, जैसे पिज़्ज़ा के ऊपर आप उसकी टॉपिंग कराते हैं, तो बिल्कुल यही है, वही अल्फाज बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई मसला किससे नहीं हुआ था, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था, एक चीज़ नहीं निकली किसी से, है कोई जवान, सारे से हो गया था, ये नहीं मैं मानता, सबसे नहीं हुआ होगा, ये नहीं मैं मानता। लेकिन चलो अगर आपने कर लिया है तो अल्लाह आपको इसका अजर देगा जी। हाँ भाई हो गया है, चले आगे। स्टॉक निकल आया, दोनों का स्टॉक सेम नहीं आ रहा, डिफरेंट आ रहा है, और डिफरेंट ही आएगा मोस्टली, बल्कि मोस्टली क्या ऑलवेज ही डिफरेंट आएगा, स्टॉक डिफरेंट ही आना है ऑलवेज। चले आगे, क्या मांगा था मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल मांगी। अब कॉस्ट ऑफ सेल का तो स्ट्रक्चर ये होता है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट, माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट प्रोडक्शन कॉस्ट, और माइनस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कई तरीकों से प्रेजेंट हो सकता है, कॉस्ट में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट प्रोडक्शन कॉस्ट और माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इधर लिख लेते हैं यूनिट्स, आगे रेट और फिर कॉस्ट, जिस तरह मर्जी प्रेजेंट कर ले, आपका तरीका है। कॉस्ट वाला कॉलम मस्ट है, ये दोनों ऑप्शन है, बनाने बना लो, नहीं बनाने। ओपनिंग के कितने यूनिट्स थे, अभी मैं एब्जॉर्प्शन से कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, पहले एब्जॉर्प्शन या
मार्जिनल से करना है, मार्जिनल से कर लें जो आसान लगता है। चलो मैं अब एब्जॉर्प्शन से ही कर रहा हूँ। नहीं यूनिट्स दिए हुए थे अब ओपनिंग के 5000 5000 यूनिट। हमेशा बोलने से पहले सोचें फिर बोलें, पहले तो लो फिर बोलो। तो आप मेरा ख्याल है बताने लगी थी कॉस्ट 50,000 है टोटल और रेट कितना है 10 रुपीज़। ये रेफरेंस के लिए लिखा है, असल रकम आई कैप को ये गर्ज है, ये प्लस माइनस होना है, ये तो वैसे रेफरेंस के लिए लिखा है। जब आपने प्रोडक्शन कॉस्ट लिखी, क्या लिखी, तो इसमें कई प्रेजेंटेशन के तरीके हैं। तो जो सबसे आसान तरीका है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट अलहदा कर लो ताकि मार्जिनल से भी करना आसान हो जाए। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट अलहदा कर लो और फिक्स अलहदा कर लो। वैसे हम इकट्ठा वो जो 14 निकाला था ना इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आ जाएंगे 12 रुपये। ये कितने थे, 2 रुपये पर यूनिट। यूनिट्स प्रोडक्शन कितनी थी, प्रोडक्शन यूनिट्स 20,000। तो ये क्या आ जाता है 240। इसी पे लोगों को एतराज़ है कि ये आपने तो फिक्स को वेरिएबल की तरह ही डील कर लिया, मार्जिनल वालों को यूनिट कम होंगे ना। मैं यूनिट अगर 20 की जगह 18 कर दूँ ये अमाउंट कम निकल आएगी, यूनिट ज़्यादा होंगे। वो कहते हैं तुम लिही फिक्स जाते हो, तो बिहेवियर आपने उसका जो बना दिया है वो वेरिएबल की तरह बना दिया है। एब्जॉर्प्शन वाले कहते हैं कोई मसला नहीं, कभी ये बढ़ रही है कभी ज़्यादा हो रही है, बाद में हम वेरिएंस एडजस्ट कर देंगे। ज़्यादा लिख दिया है तो ओवर एब्जॉर्ब, कम लिख दिया है तो वो कहते हैं मार्जिनल वाले इतनी मुश्किलात अपने लिए पैदा ना करें, अपनी अकाउंटिंग को सादा रखें। लेकिन एब्जॉर्प्शन वाले कहते हैं आईएस की रिक्वायरमेंट जैसे हम तो वैसे ही चलेंगे। आईएस यही कहता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में पर यूनिट के हिसाब से यूनिट कम ज़्यादा होंगे, फिक्स कॉस्ट को पहले कम ज़्यादा लिखना है, बाद में वेरियंस एडजस्ट करना है। आईएस भी यही कहता है। आईएस 2 पूरा पढ़ा ही नहीं आपने, आपने सिर्फ ट्रेडिंग का पढ़ा है। जब मैन्युफैक्चरिंग का आईएस आया था वहाँ डडी मार आते हैं बच्चे, और ज़रूरत भी नहीं होती वहाँ पे ना, टीचर भी नहीं वो इतनी डिटेल से पढ़ाते, बस वो बताते हैं अंडर एब्जॉर्ब होता है, ओवर एब्जॉर्ब होता है, क्रिएट शीट होता है, बस बेसिक बेसिक सी। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। ये कसूर टीचर का नहीं है, मार मार के याद कराया था तो अच्छा किया था तभी तो सही हो गया। और अगर अच्छा है करा दिया आपको याद कराया, ये समझाया जो भी था, और पता लग रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं समझ आ रही। स्टॉक लिखवाएं सर जी ज़रा जल्दी से, स्टॉक कितना लिखना है एब्जॉर्प्शन में, स्टॉक कितना लिखना है, स्टॉक कितना लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। वो कैसे आया, नहीं ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट आई है। मुझे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताएं कितनी निकाली थी आपने। मैं एब्जॉर्प्शन से बना रहा हूँ, मैंने ऊपर एब्जॉर्प्शन लिखा है जी, कितनी है एक। अब ये 126 कैसे निकली थी, ये वर्किंग वैसे आपने ऊपर शो भी की हुई है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्रॉस रेफरेंस मैं इधर दोबारा शो कर जाता हूँ वो हमने कैसे की थी। 9000 यूनिट्स 14 के रेट से 9000 इंटू, ये जानबूझ के रेफरेंस के लिए लिखा है ये कॉलम, कभी गलती नहीं होगी आपसे अगर आप सही यूनिट्स और ये रेट सही जगह लिख लें, क्योंकि फाइफो मेथड था तभी मैंने ये 14 रुपये नीचे लिया। अगर एवको होता ना एवको, फिर वो ये 14 और उस 10 की क्या निकालते, फिर हम एवरेज निकलती। लेकिन अब एवरेज की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं कहेगा तो हमारी कॉस्ट में चलता ही फाइफो है। चले जी आ जाए, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, ओपनिंग 50, प्रोडक्शन कॉस्ट 280, क्लोजिंग 126, 2 लाख 4,000।
जी आपने तो यूं किया ना कि इनको सेपरेट करके तो फिर 20,000 के 12 के साथ और 20,000 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो रहे। इकट्ठा भी कर सकते बेटा, कोई मसला नहीं। 20,000 इंटू 14 लेके डायरेक्ट करो, पाबंदी तो है कोई नहीं, मैंने कहा फॉर्मेट की पाबंदी नहीं है, इकट्ठा भी लिख सकती हो। अलहदा लिखने का मुझे क्या फ़ायदा है, मार्जिनल में चीटिंग करना आसान हो जाएगा। मार्जिनल में आपको सर वेरिएबल चाहिए होगी ना, तो चीटिंग करना आसान होगा। दूसरा जब वेरिएंस कह रहा हूँ ना, वेरिएंस अंडर या वो निकालना आसान हो जाएगा। मैं जो तरीका अडॉप्ट कर रहा हूँ, मुझे आगे नज़र आ रहा है ना कि आपसे गलती हो सकती है। मैं ढांचा ही ऐसा बना रहा हूँ कि गलती कम से कम हो और रकमें सामने रेडीमेड प्लेट में पड़ी हों, आपने सिर्फ अपनी आँखों से उठानी हो। इसीलिए अल्लाह ने आपको आंखें अता की हैं, लेकिन वो फेसबुक व्हाट्सएप पे फंसी हुई हैं, यहाँ पे सवाल में नहीं होती। मसला ये पड़ जाता है मुझे, इसीलिए मैं फॉर्मेट ही वो फॉलो करता हूँ कि गलती ना हो। सारे नहीं होते। अच्छा, बाकी ये अंदर वाला कॉलम आप ना लिखें, कोई मसला नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा, कोई कुछ नहीं, लेकिन आपको ये फिर मल्टीप्लाई करके वैसे ही शो करना पड़ेगा। मैंने यूनिट्स और वो कॉलम बना लिए हैं, मैं ये ऐसे ही प्रेजेंट करूँगा, लेकिन ऊपर इनकम स्टेटमेंट में ये वाली रकमें जानी है हैं। वो मैंने कंट्रोल जी जो प्रेस कर दिया, ये देखें जी, ये इसको अब सही कर देते, आप टेंशन ना ले। वो पता लग गया ये किस मेथड से किया था। अब हमने करना है मार्जिनल से। मार्जिनल के साथ मसला ये है, सारा डाटा वेरिएबल लेनी होती है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये कैसे प्रेजेंट होगी। अगर मार्जिनल में करूं, वही यूनिट्स, रेट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट नहीं बल्कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट रुपीस में। अच्छा जी, अब आ जाएं ओपनिंग स्टॉक, करंट, प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। हाँ जी, ओपनिंग कितना था, ओपनिंग कितने यूनिट्स थे। हाँ जी, ओपनिंग यूनिट्स थे 5,000। यूनिट्स कम ज़्यादा नहीं होंगे। अब ये जो कॉस्ट थी 50,000 रुपये, इसके साथ लिखा हुआ था कि इसमें 20% फिक्स्ड इंक्लूडेड है पिछले साल का। या जब फिक्स नहीं लेते मार्जिनल में, तो लेते सिर्फ वेरिएबल है। जिस बच्चे ने 50 लिख दिया मार्जिनल में, 50 लिख दिया एब्जॉर्प्शन में, वो गलत है। जब मैंने क्लोजिंग में नहीं ली वेरिएबल और फिक्स नहीं ली, तो ये बात ज़रा हजम कम होती है लोगों को। ये क्या किया सर ने, मैंने अपने स्टॉक की कॉस्ट को फिक्स से पाक करना है। पाक करने के लिए 20% माइनस करो ज़रा, 50,000 में से 20% माइनस करो, यानी 50,000 का 80% ले लो डायरेक्ट, शॉर्टकट है। 40,000 और ये पर यूनिट आ जाएगी 8 रुपये। कुछ लोग पर यूनिट पे से भी माइनस कर देते, 10 का 20% माइनस करके 8 रुपये। तो ये 40,000 लेनी थी मार्जिनल में, ओपनिंग की कॉस्ट 40 लेनी थी। यूनिट ना कर देना 20%, आपकी मेहरबानी, कॉस्ट का फटा है। इसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरिएबल ने तो आना ही आना है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे ऊपर कॉपी की थी, 20,000 यूनिट, एक यूनिट कितनी वेरिएबल कॉस्ट थी, कितनी थी 12, और ये कितना था 240। इसमें फिक्स अब ऐड करेंगे तो वो मार्जिनल के असूलों के खिलाफ जाएंगे, नहीं करना, यूनिट पे बेस नहीं करना। स्टॉक कैसे आएगा, 9,000 यूनिट्स हैं, 9,000 यूनिट्स और उनका रेट जो है 12 ही है, 1,00,000 वेरिएबल, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। तो इसके साथ लिख देंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ जी, छापा जो लगा रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह, फ़ायदा कोई नहीं, समझे बैठ के। अगर आप सवालों को रट रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हाँ, अप्रोच को रट्टा लगाएं, स्टेप्स को रट्टा लगाएं, असूलों को रट्टा लगाएं। असूल क्या है, मार्जिनल में जो भी चीज़ निकालनी हो उसके अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट हो, स्टॉक हो, कॉस्ट ऑफ सेल हो, उसमें फिक्स कॉस्ट नहीं लेनी। लेकिन ये नहीं है कि सिरे से पूरे सवाल में नहीं लेनी,
नहीं, जब सेलिंग एडमिन लिखोगे उसके साथ लिख दोगे, कॉस्ट ऑफ सेल वाले सेक्शन में नहीं लेनी। एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल भी लेते हैं, फिक्स भी लेते हैं, फैक्ट्री की कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ सेल में, मार्जिनल में नहीं लेते। यहां तक किसी का कोई मसला है तो पूछो। जी जनाब। कैसे पता चलेगी? लिखवाई थी मैंने बेटा, पहले ही नहीं थी, बाद में लिखवाई थी, आपने देखी नहीं। इन्होंने सवाल पूछा था तो मैंने कहा हाँ ये मिसिंग है, लिख लो, ये देख लो, ठीक है। ये बताई होगी पिछले साल कितनी इसमें शामिल थी। मेरे सवाल में फॉल्ट था, जब मैंने पहले लिखी ही नहीं थी ना, तो वो मेरे सवाल में गलती थी। अगर ना दियो फिर सेम लिख ही नहीं सकते, फिर आपका सवाल हल नहीं हो सकता, ठीक है। चले जी आगे। हाँ भाई तुमसे नहीं हुआ, एंड पे छापा लगा रहे हो, ये लो देख लो, जो बात समझ नहीं आ रही पूछ लो जी। हाँ भी जवान, और यार कॉपी पेस्ट ना करो, तुम्हारी मेहरबानी, खुद करो जो करना है। नहीं किया था? ये किया था। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि टेबल फॉर्म में मैंने जैसे किया वैसे ही करें, एक लाइन में भी लोग कर लेते होते हैं ये। अब आज जो फॉर्मेट मुकम्मल करें ताकि आप जब अगली क्लास में आए तो फॉर्मेट 5 दफ़ा लिख के लाना है, 5 दफ़ा, और मैंने सुनना है। अगर किसी ने फॉर्मेट आगे पीछे किया तो 25 दफ़ा लिखने को दूंगा। जी जनाब आ जाए, फॉर्मेट लिखें, एब्जॉर्प्शन से फॉर्मेट। हाँ जी, सबसे पहले सेल रेवेन्यू आएगा, सेल प्राइस इनटू सेल यूनिट्स, सेल प्राइस इनटू सेल यूनिट्स। सेल प्राइस पर यूनिट पे दी होगी और मल्टीप्लाइड बाय सेल यूनिट्स होंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक तो वर्किंग से आना है, वो तो वर्किंग करेंगे तो फिर आएगा, वर्किंग नंबर बाद में लिखता हूँ। अच्छा जी, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स्ड एफओएच ये भी वर्किंग से आएगा। ये बॉक्स का मतलब है ये दोनों ऐड हो रहे हैं। और क्लोजिंग स्टॉक भी वर्किंग से आएगा। ये जैसे मैंने ये किया ना, ये वर्किंग थी, इस तरह यही वाला टेबल प्रेजेंट कर लें आप, स्टॉक भी आ जाता है, प्रोडक्शन भी आ जाती है, सब ये यूनिट रेट वाला कॉलम, ये वर्किंग कर लें आप।
तो ये वर्किंग की प्रेजेंटेशन है, लेकिन मेन स्टेटमेंट की फॉर्मेट में ज़्यादा हमने मिक्सिंग नहीं करनी। अच्छा जी, हाँ जी, ये प्लस माइनस करेंगे तो बाहर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, बाहर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग प्लस करंट प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग। अब ये जब आप कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग निकालेंगे तो यहाँ पे जीपी आ रहा होगा, वो जीपी थोड़ा सा सही नहीं होगा, लिखना नहीं उसको, जीपी आ रहा होगा, उसका नाम कुछ नहीं लिखना, लेकिन वो जीपी थोड़ा सा इनकरेक्ट होगा और इसकी वजह से फिक्स्ड एफओएच की वजह से। ऐसी वजह ये है हमने फिक्स्ड एफओएच को ना वो यूनिट्स पे डिपेंड करके ले लिया है। ये लिया मैंने ऊपर देखो फिक्स्ड एफओएच को 2 रुपये इंटू 20,000 यूनिट, इसमें तो यूनिट जितने कम ज़्यादा होते जाएंगे ये अमाउंट क्या होती जाएगी, कम ज़्यादा होती जाएगी। तो जो यहाँ ये फिक्स्ड एफओएच आए हैं, ये फिक्स्ड एफओएच असल में वो वाले हैं, एब्जॉर्ब्ड वाले हैं। कौन से वाले? और एक्चुअल वाले इससे कम भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये मसला इससे पैदा हो रहा है जो हमने इसको रेट निकाल के यूनिट्स पे डिपेंड कर दी है। तो जब आप फिक्स्ड एफओएच ये एब्जॉर्ब्ड लिखेंगे तो इसकी वजह से मसला पैदा होगा। कम लिख दिए हुए तो अंडर, ओवर अंडर। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में मसला है, ये प्रॉफिट में मसला है। वैसे तो वो कॉस्ट में मसला है, आप अंदर ब्रैकेट में भी एडजस्ट कर सकते हैं, बाहर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके बाद फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस एडजस्ट करना है अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड। क्या एडजस्ट करना है फिक्स्ड एफओएच का, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड इसमें एडजस्ट करना है, यहां पे एडजस्ट करना है। ये जो जीपी सा आया था इस आंसर में एडजस्ट करना है। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब होता है हमने ऊपर एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड किया है। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, हमने एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड किया जिसकी वजह से ये वाला प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है। ये एक्सपेंस नहीं है, ये प्रॉफिट है। हमने एक्सपेंस को अंडर किया, अंडर से ये प्रॉफिट ओवर स्टेटेड निकला हुआ है। तो ओवर स्टेटेड प्रॉफिट को रेक्टिफाई करने के लिए अंडर एब्जॉर्ब को आप इसमें आकर क्या कर देंगे, माइनस, और ओवर एब्जॉर्ब होगा तो इसको ऐड। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब है आपने ऊपर एक्सपेंस को ज्यादा बुक कर दिया है। समझ आ रही है? अंडर एब्जॉर्ब का मतलब है यू हैव अंडरस्टेटेड द फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस इन कॉस्ट ऑफ सेल। अगर आपके टीचर्स ने आपको अच्छी अकाउंटिंग पढ़ाई हो ना भी पढ़ाई हो, जब भी बेटा कोई भी एक्सपेंस या फिक्स्ड एफओएच अगर हमने अंडर लिखे हैं, अंडर का मतलब है हमने कम लिखे हैं, तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ सेल का जो आंसर है वो अंडर हुआ है और हमारा जो जीपी है वो ओवर स्टेट हुआ है। साफ सी बात है, अगर आपने फिक्स्ड एफओएच कम लिखे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल में खर्चे ही आते हैं ना, वो कम हो गया, उससे जीपी ओवर स्टेटेड रिफ्लेक्ट हो रहा है। टू रेक्टिफाई दैट ओवर स्टेटमेंट हमें अंडर एब्जॉर्ब को क्या करना है, लेस करना है प्रॉफिट में से। तो अंडर एब्जॉर्ब को लेस कर देंगे, ओवर एब्जॉर्ब को ऐड, ये आपके पास आ जाएगा फाइनल सही जीपी। लेकिन ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन में ही आना है, मार्जिनल में नहीं आना, मार्जिनल में नहीं आता ये। तो ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब को आपने एडजस्ट कर देना है, ये फाइनल आपका जीपी आएगा। एफआर में और हमारी में फ़र्क सिर्फ मेन यही आया कि वहाँ कोई अंडर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं होता, और होता भी है तो आता नहीं। यहाँ अंडर ओवर एब्जॉर्ब एडजस्ट करना है, अंडर को माइनस करना है, ओवर को। अंडर मीन्स यू हैव अंडरस्टेटेड द एक्सपेंसेस विच मीन्स प्रॉफिट वाज ओवरस्टेटेड। तो ये प्रॉफिट में से प्लस माइनस कर रहे हैं। अब असल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, इसमें से आगे फिर वही लेस करने जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस
जी ये अभी आपने बताया था ना कि अंडर या आउट ऑफ द जोन ऊपर वाले जो जीपी आएगा मतलब जो सी जीपी नहीं होगा उसमें प्लस और माइनस में मुझे थोड़ी सी लॉजिक प्लीज एक बार दोबारा क्या लॉजिक पूछनी है बेटा? कि मतलब हम डूइंग दो प्लस ये इस वजह से कि जो हमने ऊपर एफर्ट्स किए हैं वो कम हो गए वो- एक्चुअली की हाँ, इसीलिए हमें रेक्टिफाई करना है अपने प्रॉफिट को ताकि सही प्रॉफिट पर आ सके। सर जो आपने वेरिएबल एड्रेस की है वो जीबी के अंदर, क्या हम उसको पहले कर सकते हैं कॉस्ट सेक्शन के इमीडिएटली? वो कर सकते हैं, वो उसको कहीं पे भी कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइनल आंसर नीचे नेट प्रॉफिट में भी कर सकते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होती जी। क्या चीज़? किस में? यूनिट्स का फ़र्क प्रॉब्लम है। यूनिट्स वो कैसे, वो अभी बताते हैं आपको यूनिट्स का फ़र्क कैसे है। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो अभी मैं समझाता हूँ आपको। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसमें क्या क्या आता है बताएं जी। सेलिंग मार्केटिंग, तो वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग भी होंगे क्वेश्चन में, वो ये अंदर लिख देंगे वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग। फिर उसके बाद क्या होते हैं फिक्स सेलिंग एंड मार्केटिंग, वो लिख के बाहर ये माइनस करेंगे। एडमिन नॉर्मली कुछ भी ना कहो तो एडमिन नॉर्मली होते ही फिक्स हैं, एडमिन फिक्स होते हैं, एडमिन फिक्स होते हैं, एडमिन वेरिएबल नहीं होते। बहुत कम चांस है, एक्सेप्शनल केस ही है, आई कैप हटना चाहे। एडमिन कॉस्ट मैंने बेसिक्स में बताया था फिक्स होती है, अगर आपको याद हो। सेलिंग कॉस्ट में फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। अगर ये पर यूनिट पे दी हो, मसलन वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट में पर यूनिट पे दिया है, तो जो भी सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट दिए हुए हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी, यूनिट्स सोल्ड से। अगर प्रोड्यूस से करेंगे तो गलत है, ये यूनिट्स सोल्ड पे डिपेंड करते हैं, आप यूनिट्स प्रोड्यूस पे नहीं करते ये डिपेंड। अगर आपने यूनिट्स प्रोड्यूस से ज़रब दे दी तो भी आप गलत हैं। ये बेसिक्स में बताया हुआ है मैंने कि सेलिंग मार्केटिंग इवन एडमिन भी अगर पर यूनिट पे दे दे तंग करने के लिए, होते नहीं वैसे वो, अगर एडमिन भी वो पर यूनिट पे दे दे तो इनटू क्या करेंगे यूनिट्स सोल्ड, होते नहीं वैसे वो पर यूनिट पे। लेकिन आई कैप का कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो आप जीपी से नीचे जब भी कोई चीज़ पर यूनिट है तो उसको इनटू यूनिट सोल्ड करना है, जीपी से नीचे। ये आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर, इसी को अगर आप नेट प्रॉफिट भी लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। अब ये जो मैंने आपको ये करवा रहा हूँ फॉर्मेट, आपने इस फॉर्मेट को याद रख लिया, ये की चीज़ कैसे निकलती है ये आपको पता चल गया। लेकिन अब इसके साथ अभी मार्जिनल का फॉर्मेट नहीं लिख रहे, इसके साथ कुछ वर्किंग्स अटैच हैं। आपने उन वर्किंग्स को वन बाय वन अपने दिमाग में रिकॉल करना है कि ये है कि नहीं। सबसे पहले यूनिट्स की वर्किंग होगी, सबसे पहली वर्किंग कौन सी होगी, यूनिट्स की। 4 तरह के यूनिट्स हैं, जिन चारों होंगे तो नहीं होगी ये वर्किंग, नहीं तो होगी। वो अभी ऊपर लिखी थी मैंने, यूनिट्स की वर्किंग क्या हो सकती है, यूनिट्स जब मिसिंग हो, ये वाली, यही वाली वर्किंग आपकी आ सकती है सवाल में जी। ये वर्किंग आपके सवाल में आ सकती है, हर सवाल में आ सकती है जब भी डाटा मिसिंग होगा। अगर डाटा मिसिंग ना हुआ फिर ये वर्किंग नहीं आएगी, लेकिन अगर डाटा मिसिंग हुआ तो आपको ये बात याद रखनी है कि मैंने अपने दिमाग में रिकॉल करना है डाटा पढ़ते हुए, यार कहीं ये वर्किंग तो नहीं अप्लाई हो रही। अगर अप्लाई हो रही है तो ठीक है, नहीं अप्लाई हो रही तो बस सही है, डाटा मुकम्मल दिया हुआ है। तो इनकम स्टेटमेंट उस वक्त तक नहीं बन सकती, ना इवन कॉस्ट ऑफ सेल बन सकती है, जब तक ये यूनिट्स का डाटा मुकम्मल ना हो। तो ये हमारे सवाल की वर्किंग 1 है। ये मैं वर्किंग रट लेता हूँ, फॉर्मेट भी रटने, सवाल नहीं रटने, फॉर्मेट भी रटना है, और ये साथ वर्किंग भी रटनी है कि यार सबसे पहले ये वर्किंग देखें, डाटा पूरा छोड़ दो, वर्किंग नहीं होगी। पूरा डाटा होगा फिर वो वर्किंग परफॉर्म नहीं होगी। अच्छा, वर्किंग 2 जो है वो आपने वही परफॉर्म करनी है, वो जो कॉस्ट ऑफ सेल की ये वाला टेबल था जो मैंने बनाया था, कौन सा ये, हाँ बल्कि सॉरी, वर्किंग 2 में आपने क्या निकालनी है, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। वर्किंग 2 में आपने क्या कैलकुलेट करनी है, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट।
वर्किंग 2 में क्या कैलकुलेट करनी है? प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। अब वो आपको पता है प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। बच्चे कहते हैं वर्किंग परफॉर्म कहाँ पे करनी है, ज़रा सीक्वेंस भी बता दें। देखें, पहला सफ़ा हो गया एब्जॉर्प्शन का, मिसाल के तौर पर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करें, पहला सफ़ा एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट का, दूसरा सफ़ा मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट का। अगर रिकन्सिलेशन नहीं मांगी गई तो तीसरे सफ़े से वर्किंग शुरू होंगी। अगर आपकी रिकन्सिलेशन भी मांगी गई है तो फिर आपकी वो जो वर्किंग है वो एंड पे होनी है। बीच में ही खिचड़ी इनकम स्टेटमेंट, बीच में ही वर्किंग, ऐसे नहीं करना। सोल्यूशन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? पहले सफ़े पे एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट, दूसरे पे मार्जिनल की, तो खाली जगह छोड़ दोगे। तीसरे सफ़े पे जाके क्या शुरू कर दोगे? वर्किंग्स। और वर्किंग नंबर 1 क्या होगी? यूनिट्स में से कोई भी यूनिट मिसिंग हो, जैसे हमने किया था, क्या मिसिंग थे? ये अगर चारों दिए हुए यूनिट्स, ओपनिंग भी दिए हैं, क्लोजिंग भी दिए हैं, फिर ये वर्किंग लिखने की ज़रूरत, लिख लिख के टाइम ज़ाया नहीं करना। हाँ, पर दिमाग में लानी ज़रूर है कि ये वर्किंग होनी है। डाटा पूरा है तो वर्किंग स्किप कर दो। दूसरी वर्किंग क्या होनी है? प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट होनी है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी। आपको पता है ये दोनों वेरिएबल होती हैं। और उसके बाद क्या आ जाएगी? वेरिएबल FOH कॉस्ट पर यूनिट। तीनों को जमा करेंगे तो ये क्या कहलाएगी? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट या वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। कई दफ़ा आई कैप यही दे देता है डायरेक्ट सवाल में, तो आप खपेंगे नहीं कि ये कैसे निकालूं। नहीं है तो छोड़ दो, यहीं से शुरू हो जाएगा। उसने ये निकाल के दी हुई है रकम, ये रकम आपको निकाल के दी हुई है। अगर उसने ये रकम निकाल के दी है तो ऊपर वाली लाइनें इग्नोर करो, आप यहाँ पे डायरेक्ट रकम लिख दो। वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट उसने दे दी तो मतलब है मटीरियल, लेबर, वेरिएबल FOH तीनों शामिल करके ऐड करके दे दिए। ये आई कैप की मर्जी है डाटा कैसे देना है। आई कैप की मर्जी है ये चारों रकमें ऊपर वाली दे दे। आई कैप की मर्जी है कि वो आपसे ये कैलकुलेट ना करवाए, वो कहे ये दे दो इस बच्चे को। ये मार्जिनल के लिए हो चुका हुआ है। ये किसके लिए हो चुकी हुई? ये रकम किसके लिए थी? मार्जिनल के लिए। एब्जॉर्प्शन के लिए आपको इसमें क्या ऐड करनी है? फिक्स्ड FOH कॉस्ट पर यूनिट। यहां अब आप आ जाएं, याद रखें जो फिक्स कॉस्ट होती है वो पर यूनिट होने वाला खर्चा है ही नहीं। फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं होती। फिक्स खर्चे तो होते ही टोटल में है। बिल्डिंग का पूरा रेंट देना है हर महीने, वो टोटल देना है। कोई भी आपसे नहीं कहेगा पर यूनिट रेंट दो। इसी तरह मुलाजमों की फ़िक्स तनख्वाहें वो भी पर यूनिट नहीं होती, वो क्या होती हैं? टोटल होती हैं, फिक्स। तो आपने असल में यहाँ जो ये पर यूनिट निकालना है ये OAR की मदद से निकालना है। किसकी मदद से निकालना है? OAR की मदद से। ये बात सब याद रखें कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल भी हो सकती हैं, पर यूनिट भी हो सकती हैं। फिक्स कॉस्ट रियल लाइफ में टोटलिटी में होती है, वो हम अकाउंटिंग में पर यूनिट ज़बरदस्ती खुद कन्वर्ट करते हैं, और वो भी एब्जॉर्प्शन के लिए करते हैं, मार्जिनल के लिए नहीं। मेरी बात समझ आई है? क्या कहा है मैंने? और निकालते भी कब हैं? सिर्फ एब्जॉर्प्शन में, अकाउंटिंग पर्पस के लिए। अदरवाइज जब कैश दिया जाता है ना, कभी नहीं हम कहते जिससे जगह किराए पे लिया यार ये पर यूनिट का किराया ले लो, वो कहेगा भाई ये क्या है। वो पर यूनिट का किराया या पर यूनिट की फिक्स कॉस्ट आप अपनी अकाउंटिंग के लिए निकालते हैं। यार एक यूनिट पे मुझे ये खर्चा क्या पड़ रहा है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे रेडिली अवेलेबल नहीं होती। फिक्स कॉस्ट किस में अवेलेबल होती है? टोटल में। अगर पर यूनिट पे क्वेश्चन में दे दे तो वाई कैप ने आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान करके दे दिया है। अदरवाइज फिक्स कॉस्ट टोटल में होती है, पर यूनिट होती नहीं। रियल लाइफ में फिक्स कॉस्ट होती नहीं, पर यूनिट टोटल में होती है। हम एब्जॉर्प्शन के लिए पर यूनिट में जबरदस्ती खुद कन्वर्ट करते हैं, और वो OAR वाले तरीके से। वो जो आपने पिछले चैप्टर में सिंगल OAR नहीं पढ़ा, बजटेड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल, वही सेम फॉर्मूला यहाँ फिक्स पे छाप दें। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नीचे जो भी वो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी दे दे। इधर वैसे यूनिट्स ही देता है ज़्यादातर। क्या देता है इधर? यूनिट्स ही देता है। तो ये फिक्स्ड FOH कॉस्ट पर यूनिट नहीं होगी, ये आपको खुद निकालनी पड़ेगी। तो लिख लें कैसे निकलेगी।
OAR की मदद से निकलनी है, OAR से। तो लिखें फिक्स्ड, हाँ जी, कैसे निकलेगी ये? तो इसको निकालने का तरीका होगा बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। ज़्यादातर वैसे इस चैप्टर में यूनिट्स ही होते हैं, तो बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। या बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी लिखने कोई मसला नहीं, ज़्यादातर यूनिट्स ही होते हैं इसीलिए मैंने वो लिख दिया। ये अब आपके पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गई है, जमा करें तो ये आपकी फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट होगी। और ये किसके लिए सूटेबल होगी? ये एक बच्ची ने अभी सवाल पूछा था कि फिक्स कॉस्ट का वेरिएंस क्यों आता है। फिक्स कॉस्ट का वेरिएंस पता है किसकी वजह से आता है? ये ऊपर वाले न्यूमरेटर की वजह से नहीं आता। हमने जो नीचे ये डिनोमिनेटर में यूनिट्स लिए हैं ये कोई और होते हैं, और ऊपर जब हम ज़रब दे रहे होते हैं ना जाके यहाँ पे, ये इधर जैसे मैंने यहाँ ज़रब दिए थे, ये वाले यूनिट्स कोई और होते हैं, इससे फटा पड़ता है। रेट साल के शुरू में निकालते हुए यूनिट कुछ और थे, ये एक्चुअल यूनिट जो बनाया है ये वो है, फ़र्क इससे पड़ता है। इससे अंडर ओवर एब्जॉर्ब आ जाता है। मैंने कहा था ये जितने यूनिट कम बनाओगे ये कॉस्ट कम निकलेगी, जितने ज़्यादा बनाओगे तो अंडर ओवर क्यों होता है? क्योंकि जो आपने ये नीचे बेस ली थी ना, इसके नीचे ये वाली, ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आपने इसके नीचे 15,000 यूनिट लिए थे तो एक्चुअल भी 15 ही बने, 15 से कम भी बनते हैं, 15 से ज़्यादा। पता लग गया बेटी क्या मसला है? मसला किस चीज़ का है? फिक्स कॉस्ट को हमने जब ज़बरदस्ती पर यूनिट कन्वर्ट किया तो वहीं से हमने मसला पैदा कर लिया अपने लिए, अंडर एब्जॉर्ब का रास्ता खोल दिया। तो कई बच्चे जो थोड़े सियाने हैं वो कहते हैं सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बजट फिक्स कॉस्ट को हम बजटेड यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं तो ये OAR आ जाता है, बाद में इसको ज़रब हम किससे कर रहे होते हैं? क्योंकि ये वाले यूनिट्स और ये वाले यूनिट्स सर सेम नहीं होते, इसलिए बड़ा वेरिएंस आता है। बिल्कुल हाँ, अगर ये कभी सेम हो ना उस सवाल में वेरिएंस में कहूँगा नहीं है। आप कहेंगे सर जी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो नीचे बेस पे यूनिट रेट के लिए लिए जा रहे हैं एक्चुअल भी बाय चांस वही थे, तो वेरिएंस नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? वेरिएंस अंडर ओवर कब आता है? आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई, मैंने इस बच्ची का सवाल का जवाब दिया है, अगर उसको समझ आ गई है तो ठीक है। बाकी अगर किसी को लगता है कि चीज़ मुश्किल हो रही है तो कोई नहीं, आप फ़िलहाल सवाल जब तक मैं नहीं करवाता तब तक आप इसकी इतनी टेंशन ना ले, क्योंकि वहाँ जाकर मैंने दोबारा बताना है ये वेरिएंस क्यों आया, अंडर ओवर क्यों आया ये वेरिएंस। ठीक है, तो क्या इस बात से सब लोग मुत्तफिक हैं कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे होती है कि टोटल में? पर यूनिट पे आप कन्वर्ट करते हैं रेट की मदद से। क्यों करते हैं? कन्वर्ट नहीं करोगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं निकलेगी, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं निकलेगी तो इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं निकलेगी एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन के लिए करते हैं, मार्जिनल में कभी करना ही नहीं पर यूनिट, बल्कि उसमें तो अगर दिया भी हो तो हम उससे कहते हैं तेरी माफ़ी तेरी मेहरबानी, पर यूनिट नहीं चाहिए मुझे टोटल चाहिए, तो इसी रेट को रिवर्स करके टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल मार्जिनल वाले कहते हैं ये आप क्या मुश्किल चीज़ें अपने लिए पैदा कर रहे हैं, एक तो आपने यहाँ यूनिट्स पे डिवाइड करके गलत किया है, ये तो यूनिट्स पे डिपेंड ही नहीं करती, कम बनाओ ज़्यादा बनाओ फिक्स कॉस्ट तो देनी है। फिर आपने इसको इनटू मल्टीप्लाई भी बाद में एक्चुअल यूनिट से करके वेरिएंस निकाल लिया है, अंडर ओवर क्रिएट कर दिया, तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिनल वाले इसको नहीं मानते। ये सारा काम हम किस में करते हैं? मार्जिनल वाले पर ही रह गए और कहते हैं थले वाली सारी कहानी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल आपको करनी पड़ती है क्योंकि IS2 कहता है। ये मेरी अकाउंटिंग नहीं है, ये IS2 ने कहा हुआ है तो हम ऐसे करते हैं। लेकिन IS2 यहाँ पे नीचे लफ्ज़ बजटेड प्रोडक्शन नहीं इस्तेमाल करता है, वो नॉर्मल कैपेसिटी कहता है एक लफ्ज़। IS कहता है नॉर्मल कैपेसिटी की बेस पे करें। किस बेस पर? वो भी एक एस्टिमेट ही होता है, लेकिन वो पिछले सालों की एक्चुअल यूनिट्स की। तो आपको अगर कहीं पे नॉर्मल कैपेसिटी का लफ्ज़ नज़र आ जाए, यानी ये जो मैं बजटेड प्रोडक्शन कह रहा हूँ ना, आई कैप इस बजटेड प्रोडक्शन क्या बोलता है अपने स्टैंडर्ड में, ये IS
बजटेड प्रोडक्शन की जगह वो क्या बोल देते हैं लफ्ज़ नॉर्मल कैपेसिटी, वो भी एक एस्टिमेट ही है। नॉर्मल कैपेसिटी भी एक बजटेड एस्टिमेट है। परेशान नहीं होना, बजटेड प्रोडक्शन दे दे या नॉर्मल कैपेसिटी दे दे, जो दे देगा आपने वो ले लेनी है, परेशान नहीं होना, वो रेट के लिए दी हुई है। ये वर्किंग नंबर 2 होगी, लिख लिया सबने? एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट भी लिख लिया है, वर्किंग भी लिख लिया है, वर्किंग 2। अब वर्किंग 3 पे आ जाए। हाँ जी, वर्किंग 3 पे आ जाए। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारी टोटल कॉस्ट निकालनी है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग एंड प्रोडक्शन। इसमें वो वाला ऊपर वाला ये जो मैंने फॉर्मेट सा कराया था ये छाप देना है आपने, ये वाला, ये जो आपने किया था ये वाला फॉर्मेट नहीं जो किया, ये कॉपी पेस्ट कर लेना है। यूनिट्स, रेट और कॉस्ट, यूनिट्स, रेट और कॉस्ट, यही वाला टेबल। बाकी कई लोग वर्किंग कम कर लेंगे, मुझे कोई मसला नहीं, आप जितनी मर्जी चाहो कम कर लो। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स ऊपर जाके कॉपी करने हैं बस आपने। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट में, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट में, हाँ जी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, यूनिट्स, रेट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब्ड, यूनिट्स, रेट। रेट कहाँ से आएगा? ये ऊपर वाला जो ये रेट है, और क्लोजिंग, यूनिट्स, रेट और ये कॉस्ट। ये स्ट्रक्चर आपने फिट करना है तो आपकी सारी रकमें आ जाएंगी। बाकी कुछ बच्चे यहाँ नहीं करते, अपने अपना तरीका है, आज़ाद हैं आप, पाबंदी कोई नहीं है। हाँ, 2 वर्किंग पे पाबंदी है, ये वर्किंग पाबंदी नहीं है। इस वर्किंग से सिर्फ आपका सवाल सीधा होगा। तो 2 वर्किंग पाबंदी है, एक यूनिट्स वाली और एक ये प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट वाली, ये पाबंदी नहीं है, ये एक्स्ट्रा सिर्फ सवाल में रकमें सीधी पदरी करने के लिए है। तो आहिस्ता आहिस्ता कई बच्चे ये करना छोड़ देते हैं, वो कहते हैं इस पर टाइम ज़ाया होता है, यही काम ऊपर जाके एक लाइन में कर दें सर, इसके सामने यहाँ पे टेबल में, ठीक है, कर सकते हैं आप। तो ओपनिंग की कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और क्लोजिंग की कॉस्ट, ये एब्जॉर्प्शन में ही करनी है, मार्जिनल में नहीं करनी। या करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मार्जिनल में ज़रा ये आसान होती है, सिर्फ वेरिएबल पोर्शन लेना है, फिक्स पोर्शन नहीं लेना। तो ये वर्किंग 3 है। और वर्किंग 4 किस चीज़ की है? आखिरी वर्किंग। अच्छा, ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में 2 दफ़ा करनी पड़ेगी, तो फिलहाल 1 दफ़ा किया है। तो वर्किंग 4 किस चीज़ की है? फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? एफओएच का वेरिएंस जैसे आता था वैसे ही फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस। हाँ जी, कैसे निकालेंगे जी? वहाँ एक एक करके जी, वेरिएंस कैसे निकालते हैं? गलत, हाँ, आता ही नहीं ना, पिछला चैप्टर नहीं आता। ये बजटेड कह रहे थे, आप एब्जॉर्ब कह रहे हैं। एक्चुअल में से एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब कह दो या एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल माइनस बजटेड नहीं कहना। बजटेड तो सिर्फ रेट के बाद ज़ाया हो जाते हैं। ये जिसने गलती की उसको पिछला चैप्टर नहीं आता। ये नहीं, तुमने गलती किया है। नहीं नहीं, एक्चुअल माइनस बजटेड वाले सारे गलत हैं। बजटेड डाटा सिर्फ रेट होता है, वो रेट हमने निकाल के छोड़ दिया, ये देखो। तो अब आपने यहाँ पे, मैं तो वहाँ पे भी वैसे यही फॉर्मूला लिखता था कि ड्यूरिंग द पीरियड एब्जॉर्ब आ चुके होते हैं, तो फिक्स्ड एफओएच जो एब्जॉर्ब्ड है, फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब माइनस फिक्स्ड एफओएच एक्चुअल। एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल माइनस बजटेड जिसने कहा सुन भैने ने मुंडिया नूं, ठीक है। फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब माइनस फिक्स्ड एफओएच एक्चुअल,
और ये एब्जॉर्ब किसकी मदद से आते हैं, वो जो रेट की मदद से ये लिख लिए हुए हमने, ये वाले, ये एब्जॉर्ब थे, ये वाले एब्जॉर्ब थे जी। किधर, वो साल के शुरू में रेट निकालने के लिए एस्टिमेट करते हैं, एक्चुअल आपको पता ही नहीं होते, उस वक्त तक बिल दिए नहीं। हाँ, लेकिन कुछ फिक्स आपकी उम्मीद से हटके भी हो सकते हैं, कभी कभार साल के दरमियान भी फिक्स कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, जो आपने साल के शुरू में परसीव नहीं की इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, मसलन आपका किराया 50,000 रुपये है, साल के शुरू में पता है, वो कहता है जी मैंने बढ़ा देना, इस दफ़ा बढ़ा दिया उसने, साल के दरमियान उसको एक और पार्टी मिल गई, वो कहता है मैंने फिर बढ़ाना है। आप कहते हैं यार मेरा अड्डा तू पहले नहीं छड़ो, नहीं तो मेरी जगह। आप कहते हैं चलो बता दो, फिर इन्ना ना बताओ, ताड़ी मेहरबानी, मिन्नत तरले पे आ जाते हैं। तो फिर आपको ये बात ज़हन में रखें, जो साल के शुरू में आपने फिक्स कॉस्ट एस्टिमेट किया है, 99% केसेस में वो साल के एंड तक उतनी होती है। कभी कभार अब नॉर्मेलिटी अगर हो सकती है, तो एक्चुअल से रेट नहीं निकालते। समझ आ रही है? ये तो मैं भी एज्यूम करूँगा कि अगर आपको अलहदा ना बताया जाए तो जो साल के शुरू में आपने बजटेड फिक्स कॉस्ट लेके रेट निकाला है वो एक्चुअल भी फिर होनी है मेरे में। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है रेट, लेकिन एक्चुअल से नहीं निकालना, क्योंकि साल के शुरू में डाटा है और एक्चुअल तो साल के दरमियान थोड़े थोड़े पे होंगे, और कभी इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ भी सकते हैं। तो क्यों के सवाल से वैसे लड़ाई होती है, हमारी क्वालिफिकेशन हाउ का जवाब ढूंढती है, हाउ, और जिसको समझ वो तो यहाँ पहुँच गया है, मेरे जैसा गोंगलू एवरेज वो यहाँ पे खड़ा है, तो फिर अब बेचारे वो इस गैप को वो समझ रहे, पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट बात है पेपर के पॉइंट से, हालांकि पेपर में क्यों किसी ने पूछना ही नहीं, ये क्यों ऐसे किया है, हाँ कैसे होना है, हाउ कैसे, और हाउ से ही इंप्लीमेंट हुआ है तो तुम पास ही गए हो। ठीक है, बस आज इतना ही। मार्जिनल की स्टेटमेंट नहीं कराई अभी, एब्जॉर्प्शन की कराई है, यही 5 दफ़ा लिख के लानी है। 3:14 है, 4 है, 4 मिनट, अच्छा मुझे लग रहा है 3:14 हो गया, सॉरी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।